नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पर पॉलिटी का जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। पॉलिटी का हमने 2 टॉपिक हमने देख लिया है, भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न और संविधान सभा से भी जितने प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं और या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हमने देख लिया है। ये तीसरा टॉपिक होगा हमारा। तीसरा टॉपिक हम संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी पूछे गए हैं या फिर जितने भी पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, आपको इसके बाद साथ ही मैं बता दूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं, उन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप वहाँ पे डाउनलोड कर करके जितने भी टेस्ट सीरीज है उसको दीजिए। जिस तरीके से सिलेबस तैयार किया गया है, क्योंकि उसमें ब्रीफली सारी चीज़ें दी गई हैं, पिछले 12 से 15 सालों के बीच का जो पेपर है उसको भी एक बार एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि उसी बुक में आपको दिया गया है। 2022 के नए पैटर्न के आधार पर ये सभी चीज़ें जो है तैयार की गई हैं, तो मैं रिकमेंड डेफिनेटली करूँगा। तो पहला प्रश्न हमारा है, इसमें से पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। यानी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, किस भाग को कहते हैं या फिर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना जो है उसे उसकी आत्मा कहते हैं। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। देखिए, हालांकि विशेष ध्यान आज पे पूछा गया है, तो ध्यान तो सभी पर दिया गया था, लेकिन विशेष ध्यान किस पर दिया गया था? ठीक है, किन वर्ड पर? अभी हम आगे देखेंगे भी। बलसावन संविधान संशोधन के माध्यम से प्रियम्बल में काफ़ी शब्द नए जुड़े हैं 1976 में। मौलिक अधिकार पर या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रस्तावना पर क्या दिया था उन्होंने? विशेष ध्यान दिया था। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से? हम भारत के लोग। ठीक है, तो प्रस्तावना इस तरीके से आप अगर याद रखे रहेंगे तो कई सॉल्व जो है जो प्रश्न आते हैं प्रस्तावना से, वो आपके तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया चौथा नंबर कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। हालांकि इसे आप टफ कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख ले रहे हैं गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, उसी चीज़ को समझेंगे। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है कि इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, या यह राज्यों का एक संघ है, या भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, या फिर यह राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। ठीक है, यानी 5 साल के लिए, 6 साल के लिए जिसका जितना कार्य होता है, इसके बाद वो क्या होता है, फिर जनता के पास जाता है और जनता अगर उसे पसंद करेगी तो वापस से चुनेगी। गणतंत्र मतलब लोगों का राज्य। ठीक है, गण मतलब होता है लोग। तो जहाँ पे लोगों का शासन हो, आपने देखा होगा अब्राहम लिंकन का जो कथन था, लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि भारत क्या है? ये सिंपल सी है कि हिंदू राष्ट्र है कि मुस्लिम राष्ट्र है या फिर हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। यहाँ पे कई धर्म आपको पता होंगे। ठीक है, विश्व में जितने देशों में धर्म नहीं है उतने ज़्यादा निवास यहाँ पे धर्म और जाति, इसके साथ साथ में भाषा इतनी सारी हैं। तो यहाँ पे क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि उसका अर्थ। कई कई वर्ड हैं जो आपके प्रियम्बल में यूज किए गए हैं, उससे आपका अर्थ भी पूछने की संभावना है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? पहला, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है। तीसरा, राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य धर्म किसी को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, राज्य सरकार जो है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। अगला प्रकार है, अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है
कि किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन हमारा देश नहीं करता है, ठीक है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, यानी सभी को समान तरीके से एक नज़रों से देखता है। अगला आपसे शब्द पूछा गया, देखिए प्रेम्बल से जो है जितने भी शब्द प्रेम्बल में यानी प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं, उन्हीं से जो है प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो इन सभी का जो है एक तरीके से कहा जाए कि सभी शब्दों का अर्थ जो है आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर की गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, एक अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहां वह अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, देखिए अगर वंशानुगत रूप से होगा तो क्या कहलाएगा, वो तो राजतंत्र कहलाएगा। लेकिन अगर चुनाव होता रहेगा एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित अवधि के बाद, वहां पर गणतंत्र होगा, ठीक है, यानी लोगों का शासन होगा। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 9 नंबर। तो 9 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन बलसावे संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया था। अब वे आपको शब्द बताने हैं, ठीक है, जो अभी मैं बताता आ रहा था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। अब इनमें से ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको बलसावे संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में शामिल किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ऐसे दो शब्द थे जिनको हमारे बलसावे संविधान के संशोधन के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस एक रूप में बताया गया है संविधान में, ये आपको बताना है। भारत एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक राज्य है, गणतंत्र राज्य है, या फिर एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, या एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है? अब इनमें से कोई नहीं। अब अगर आपको प्रियम्बल याद होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर आप बड़े आसानी से दे। तो जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो सारे शब्द को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या फिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो बेसिकली गणतंत्र है मतलब यहाँ पे लोगों का शासन है, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का शासन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वंशानुगत शासन नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से आप यहाँ पे सी सही कर सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 12 नंबर। 12 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, उद्देशिका यानी प्रियम्बल। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। अब अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा लोक कल्याण नहीं है, ठीक है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये तीनों शब्द जो हैं भारत की प्रियम्बल में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 13 नंबर। 13 नंबर है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 नंबर। 14 नंबर इसमें है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता। उसका अपना लिखित संविधान है, इसका भी कोई तुक नहीं बनता। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो आपको इस दो में से कन्फ्यूजन हो सकता है कि उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है या फिर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, देखिए, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है यानी जनता जिसमें मेन भूमिका निभाए उसी को गणतंत्र हम यहाँ पे कह देंगे। ठीक है, तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, जनता करती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 15 नंबर। यहाँ पे 15 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से क्रम सही है। आपको क्रम अनुसार, अब ये क्रम अगर आप तभी बता सकते हैं जब आपको प्रेम्बल याद होगा। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न,
या सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष लोक गणतंत्र, या फिर सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, इसका सही सिलसिलेवार क्रम होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद ये तो अलग ही छट जाते हैं, अस्वीकृति भी क्यों करेगा? ठीक है, तो क्या है, सेकुलर का मतलब क्या होता है? सभी नागरिकों को धर्म और उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो सेकुलर का अर्थ यही होता है। अब अगला जो है, ये इस फॉर्मेट में प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये टफ कैटेगरी हम यहाँ पे शामिल करते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो मेन उद्देश्य है समझने का, उसको हम समझते हुए चलेंगे। शब्द धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 54वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कथन है कि यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह बात तो सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, यह आपको बताना है। तो देखिए, 54वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष तो नहीं जोड़ा गए थे, आपको पता भी होगा। अब जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए कथन 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा शब्दों से खेल गए हैं, बाकी प्रश्न जो है इसमें कोई दम नहीं है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 18 नंबर पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य निकलता है, यानी क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, या फिर संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, या संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो क्या हुआ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ था। क्यों हुआ था? आप देखिए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। अब उसमें गठन किया गया था तो विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर आए थे, और वे प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने गए थे? वो जनता के द्वारा चुने गए थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो संविधान का निर्माण किसने किया? जनता के प्रतिनिधियों ने। और जनता के प्रतिनिधियों ने किसको चुना था? जनता के प्रतिनिधि किसके द्वारा चुने गए थे? तो जनता के द्वारा। तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है संविधान के निर्माण में जनता ने निभाई है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समाजवाद का अर्थ क्या है? ठीक है, यानी समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या फिर सामाजिक स्पर्धा, आपको बताना। तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। ठीक है, यानी सभी को सामाजिक न्याय मिल सके, इसे ही समाजवाद कहते हैं। और इस पीडीएफ का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो समवर्ती सूची है, इससे जो है किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसी पीडीएफ का अगला सेट है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। वहीं पूछा गया कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सिंपल सी बात है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। हम भारत के लोग शब्दों से जो है इसकी प्रारंभ होता है इसका। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उस पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं जो झलकता है, ये आपको बताना है। जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी उसका, अमेरिकी क्रांति 1776 वाला, या फिर बाल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। तो इसको डेट भी याद रखिएगा, हिस्ट्री में भी ये पूछे जाने की संभावना है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 का भी झलकता है, अमेरिकी क्रांति 1776 का भी झलकता है, बेल्शेविक क्रांति 1917 का भी झलकता है, लेकिन चीन की क्रांति 1912 में हुई थी उसका जो है प्रभाव हमारे देश के प्रस्तावना में नहीं झलकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है?
प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आपको पता चल गया होगा लोकतंत्रात्मक यानी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 5वां नंबर कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है उन्हें हम कहाँ देख सकते हैं। प्रस्तावना में भाग 1, भाग 2, भाग 4। तो सिंपल सी बात है कि लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना में, क्योंकि साफ साफ रूप से अगर देखा जाए धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये जितने भी शब्द हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो लोकतंत्र के आदर्शों को दर्शाते हैं। तो इसलिए हम भारतीय प्रस्तावना में लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न आपसे 6वां नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि बलसमय संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, यह आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष या फिर एकता और अखंडता। तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता अखंडता ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। वहीं आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है 7वां नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, या उक्त शब्द 1976 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए, 1985 में जोड़े गए, या फिर संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, बैलसमय संविधान संशोधन घुमा फिरा के वही चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछते हैं तो आपको बेसिकली जो आपका बेसिक है इस चीज़ को नहीं भूलना है, ठीक है। तो 1976 के माध्यम से बैलसमय संविधान के माध्यम से जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। 8वां नंबर आपसे पूछा गया है, 8वां नंबर क्या है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो गणतंत्र को अपनाया गया है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 9वां नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। जो लोकतंत्र है इसे किस रूप में स्वीकार किया गया है। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र है या फिर उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, इन तीनों शब्दों का उपयोग जो है भारतीय की प्रेम्बल यानी प्रस्तावना में उपयोग किया गया है। तो उपर्युक्त सभी लोकतंत्र या राजतंत्र को स्वीकार किया गया है, ठीक है। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 10वां नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। जनता में, मतदाता में या राष्ट्रपति में या फिर संसद में। तो जनता में निहित है, ठीक है, जनता क्या है वो सर्वोच्च है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या फिर मूल कर्तव्य में। तो भारत की संप्रभुता एवं एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की उसकी रक्षा करने का प्रावधान भारत की प्रस्तावना में किया गया है, क्योंकि ये लास्ट हेडलाइन है, लास्ट लाइन है प्रस्तावना की। एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये लास्ट वर्ड थे जो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। वहीं 12 नंबर आपसे पूछा गया है, 12 नंबर आपका क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या फिर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये सब हो नहीं सकता। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या आगे कहाँ पर की गई है। तो उनकी व्याख्या जो है वो आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में की गई है।
अब अगला देख लेते हैं 13 नंबर कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में या फिर मूल कर्तव्य में? आपसे पूछा क्या गया है कि संविधान सभा में जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में जो अभिव्यक्त विचार हैं उन्हें हम भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण रूप से शामिल करते हैं? तो प्रस्तावना में, ठीक है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाकर के प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके सारी विचारधाराएं जो है प्रस्तावना में आ जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण या फिर संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो संविधान को लागू करने की तिथि इसमें नहीं होती है, जबकि आपको बताया गया 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये लास्ट वर्ड फ्रेजल है। शासन के ध्येयों का विवरण भी दिया गया है और संविधान के स्रोत भी इसमें दिए गए हैं। ठीक, अगला नंबर है 15 नंबर। 15 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ठीक है, उद्घोषित नहीं करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। ठीक है, ये सभी जो हैं फ्रेजल आप अगर पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में दिए गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और इंडिया। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा हमारा। वहीं 17 नंबर आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, संविधान भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या फिर भारत की जनता द्वारा? तो जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 18 नंबर कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर भारत की जनता में? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित आपसे पूछा गया है? तो भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 19 नंबर कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये हमारा तीसरा है। ठीक है, प्रस्तावना का ये लास्ट पार्ट है, तो इसको अभी हम इसी में शामिल कर ले रहे हैं इसी वीडियो में। बाकी का जो अगला सेशन है वो हम अगले वीडियो में लेंगे, अगला का टॉपिक। ठीक है, तो प्रस्तावना हम यहाँ पे टोटली समाप्त कर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ये आपको बताना है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949 को? तो जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ये आपको बताना है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। अगला आपका प्रश्न है तीसरा नंबर कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था? ये आपको बताना है। तो प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था क्योंकि 1950 में संविधान लागू हो गया था, तो उसी दिन जो है हमारा देश जो भारत था वो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यह आपको बताना है। तो अभी तक उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 5वां नंबर कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? यह आपको बताना है। तो भारत की संविधान के संशोधन जो है यहाँ पे किया गया था बलसावन संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रस्तावना में पूछा, ठीक है, प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था? तो बलसावन संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में किया गया था। अब आपको एक लंबा सा अवतरण दे दिया गया है, बीच में स्पेस दे दिया गया है, उसको बताने का आपको बीच स्पेस में क्या भरना है। तो ये ठीक है, बहुत छोटा ही है। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा व अवसर की समता की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 होना चाहिए यहाँ पर एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, जो कि याद होना चाहिए आपको भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ये सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है 7वां नंबर कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, पूजा की समानता। तो डेफिनेटली पूजा की समानता। कि 8 नंबर है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है कि कौन सा ऐसे शब्द हैं जो कि 1949 के अंगीकृत जो प्रस्तावना थे उसमें शामिल नहीं थे। तो सिंपल सी बात है, जो शब्द बेलसावे संविधान के द्वारा जोड़े गए वो शब्द जो है 1949 में नहीं रहे होंगे। देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द तीनों जो है वो बेलसावे संविधान के द्वारा जोड़े गए थे, तो इसलिए ये मेन जो 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, उसमें ये शब्द नहीं थे। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर में पूछा गया है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही है। पहला, नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा, इसका उद्देश्य नहीं किया जा सकता है। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। तो पहला कथन क्या है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था वो बाद में चलकर उद्देशिका बना, ये तो बात सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये न्याय नहीं योग्य नहीं दिला सकता, न्याय की बातें नहीं की गई है। लेकिन अगली बात यहाँ पे बताया गया है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, यह भी बात सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 10वां नंबर कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम से द्वारा किया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 12वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में लिखित दो शब्द, कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो प्रस्तावना में। वहीं अगला प्रश्न आपसे है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सत्ताधारी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को प्राधिकार के स्रोत कौन से हैं? भारत के लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला आपसे जो है लंबा संबा क्वेश्चन दे दिया गया है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा कथन, यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कथन, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आखिरी प्रश्न है। ठीक है, और इस टॉपिक का भी प्रस्तावना भी समाप्त हो जाएगी हमारी। अब अगला टॉपिक चलेगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या अर्थ निकलता है? कि जो संविधान है का निर्माण जो है वो भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। सारे सेशन जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए थे ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस में अगर पूछे जाएंगे तो इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है आपसे पूछेंगे।
So thank you so much. Keep loving, keep supporting, and keep stay with us. Thank you so much.